जय हिंद दोस्तों। एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तराखंड जीके टेस्ट सीरीज़ की ये आज हमारी 19वीं क्लास है। इससे पहले हम 18 क्लासों में क्वेश्चनों को डिस्कस कर चुके हैं। आपको पता है सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को हम यहाँ पे क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों देखते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन है, 461वां क्वेश्चन, गन्ना फसल के संबंध में असत्य है। दोस्तों, जो गन्ना की फसल है उसके संबंध में असत्य कथन कौन सा है? यह राज्य की तृतीय फसल है, बिल्कुल सही है। राज्य की जो प्रथम फसल है गेहूं है, दूसरी चावल है और तीसरी गन्ना की है। ठीक है। 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। दोस्तों, ये भी बिल्कुल सही है कि अगर पूछा जाए कि गन्ना फसल के लिए कितनी वर्षा की आवश्यकता होती है तो 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। अगला है, राज्य में लगभग 6% भाग पर खेती की जाती है। ये भी बिल्कुल सही है कि उत्तराखंड में लगभग 6% भाग पे क्या की जाती है, गन्ने की खेती की जाती है। और सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन देहरादून जनपद करता है। ये गलत है दोस्तों। सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन कौन करता है? उधम सिंह नगर और हरिद्वार जनपद करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में विभिन्न स्थानों में प्रयुक्त सैण शब्द का अर्थ है। दोस्तों, आपने उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों में एक शब्द का प्रयोग सुना होगा, सैण। तो इस सैण शब्द का अर्थ क्या है दोस्तों? तो जो ये सैण शब्द होता है इसका अर्थ होता है दोस्तों क्या कि पहाड़ों के मध्य समतल भूभाग। ठीक है, सैण का अर्थ क्या है? पहाड़ों के मध्य समतल भूभाग कहलाता है सैण। और उत्तराखंड में एक प्रसिद्ध सैण है आपका कौन सा? गैरसैंण। कौन सा है? गैरसैंण। ठीक है। और दोस्तों एक चीज़, आपने जब उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन पढ़ा होगा, उत्तराखंड का भूगोल पढ़ा होगा, मैंने वहाँ पे उत्तराखंड के भौगोलिक विभाजन वीडियो में बताया था कि जो महान हिमालय और मध्य हिमालय को जो अलग करता है MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट जो अलग करता है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट में जो समतल भाग होता है वो सैण कहलाता है। और इसी का एक उदाहरण था कौन सा? गैरसैंण। ठीक है, मैंने वहाँ पर भी क्लियर किया था आपका ये। अगला क्वेश्चन, बिंगम समिति का संबंध निम्न में से किससे है? दोस्तों, जो बिंगम समिति है उसका जो संबंध है वो संबंधित है आपके कुल्ली बेगार से संबंधित है। बिंगम समिति आपके किससे संबंधित है? कुल्ली बेगार से संबंधित है। और दोस्तों, कुल्ली बेगार अगर पूछा जाए ब्रिटिश गढ़वाल में, ब्रिटिश उत्तराखंड में कब से कब तक रहा तो 1815 से दोस्तों और 1921 तक रहा। ठीक है, आपको पता है कि 1921 में क्या हुआ था? 14 जनवरी 1921 को क्या हुआ था? कुल्ली बेगार आंदोलन हुआ था उत्तरायणी मेले में बागेश्वर में, जहां पे 40,000 आंदोलनकारियों ने कुल्ली बेगार से संबंधित रजिस्टरों को नदी में बहा दिया था। उसके बाद आपने देखा कि कुल्ली एजेंसियों की स्थापना होती है। और कुल्ली एजेंसी की समाप्ति किसने की थी? तो 1923 में परशुविंगम ने की थी। ठीक है, किसने? परशुविंगम ने की थी। और परशुविंगम का अगर कार्यकाल पूछे तो 1914 से 1924 तक ब्रिटिश कुमाऊं कमिश्नर के रूप में कार्य करता है कौन? परशुविंगम। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। दोस्तों, यहां पे फिर से निम्नलिखित पर विचार करने के लिए बोल रहा है। साइमन कमीशन का विरोध प्रस्ताव बद्रीदत्त पांडे ने रखा था। दोस्तों, जो साइमन कमीशन का विरोध प्रस्ताव था वो बद्रीदत्त पांडे ने रखा था उत्तराखंड में। ये सही है या गलत है? बिल्कुल सही है। और दूसरा, साइमन कमीशन 1930 में बना था। ठीक है, तो दोस्तों बी क्या है? बी गलत है दोस्तों, क्योंकि जो साइमन कमीशन था वो 1927 में बना था। 1928 में साइमन कमीशन मुंबई आया था और 1930 में साइमन कमीशन ने क्या की थी? अपनी रिपोर्ट जमा की थी। ठीक है, बना नहीं था 1930 में, रिपोर्ट जमा की थी। तो इसका मतलब क्या है? कथन ए सत्य है और कारण आर क्या है? इसका असत्य है। ठीक है, आर असत्य है। ठीक है, जॉन साइमन क्या था? इसका अध्यक्ष था, 7 अन्य सदस्य थे। इसी को क्या कहा जाता है? व्हाइट कमीशन के नाम से भी जाना जाता है इसी को। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में होम रूल आंदोलन से संबंधित व्यक्ति नहीं थे। दोस्तों, जो उत्तराखंड में होम रूल आंदोलन हुआ था, उत्तराखंड में होम रूल आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? अगर पूछा जाए 1914 में हुई थी, जबकि देश में 1916 में क्या हुआ था? होम रूल आंदोलन की शुरुआत की थी किसने? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने।
ठीक है। और देहरादून में होम रूल की एक शाखा की स्थापना कब की गई अगर पूछा जाए तो 1918 में की गई थी। ठीक है। अब जो ये 1914 में होम रूल आंदोलन की उत्तराखंड में शुरुआत की थी, इसके मुखिया जो क्या थे, लीडर थे, वो विक्टर मोहन जोशी, बद्रीदत्त, विक्टर मोहन जोशी, एक और नाम लिख दो बद्रीदत्त पांडे, चिरंजी लाल और हेमचंद थे। इसमें कौन से व्यक्ति संबंधित नहीं थे? तो हरगोविंद पंत संबंधित नहीं थे। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, हरगोविंद पंत क्या नहीं थे? संबंधित नहीं थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। दोस्तों फिर से सुमेलित करने के लिए बोल रहा है। बजहर त्योहार, दोस्तों जो बजहर त्योहार होता है वो किस जनजाति से संबंधित है? तो दोस्तों वो संबंधित है आपको थारू जनजाति से, जो राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है, यानी 2। ठीक है, एग्जाम में भी अलग पे लिख दो, पहले ऑप्शन तब मिलाओ। कर्क संक्रांति, दोस्तों कर्क संक्रांति और मकर संक्रांति के जो त्योहार हैं वो राजी जनजाति से हैं, जो राज्य की सबसे छोटी जनजाति है। 1 लोहसार, दोस्तों जो लोहसार और सुरगेन हैं वो मुख्य रूप से भोटिया जनजाति के त्योहार हैं। 4 और मोरो, चैती, नोमी, दलिया, गोटरे, मोरो, ये सारे त्योहार हैं किसके? बोक्सा जनजाति के, यानी 3। तो 2, 1, 4, 3 किस में है? 2, 1, 4, 3 ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, गिरिजा दत्त के द्वारा निम्न में से किस समाचार पत्र का संपादन नहीं किया गया? नहीं, मैंने कहा था जो नहीं वाले होंगे उनको पहले ही स्टार कर दो। सत्य असत्य, सही है नहीं है, ये पहले स्टार कर दो। तो गढ़वाली अखबार का संपादन जो किया था वो गिरिजा दत्त ने ही किया था, दुगड्डा से। ठीक है। गढ़वाली मासिक पत्रिका 1905 से 52 तक जो संपादित हुआ, इसके संपादक भी रहे कौन? गिरिजा दत्त। पुरुषार्थ के संपादक भी रहे कौन? गिरिजा दत्त। यानी इन तीनों समाचार पत्रों में संपादक के रूप में कार्य किया किसने? गिरिजा दत्त ने। जबकि जो हृदय समाचार पत्र था उसका संपादन नहीं किया था। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पीसी जोशी के संबंध में असत्य है। दोस्तों जो पीसी जोशी के संबंध में असत्य कथन है कौन सा है? कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन पीसी जोशी ने किया था। दोस्तों जो कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन था, अगर पूछा जाए किसने किया था तो पीसी जोशी ने किया था। और कब किया था? अगर आप तैयारी करो तो इतना तो पता ही होना चाहिए, कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन कब हुआ था? कमेंट करें, कुछ नहीं जा रहा आपका, अच्छा सोचोगे अच्छा फल मिलेगा। कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन किसने किया? पीसी जोशी ने किया। उत्तराखंड साम्यवाद का प्रणेता इन्हें कहा जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। अगर पूछा जाए कि उत्तराखंड साम्यवाद का प्रणेता किसे कहा जाता है? पीसी जोशी को कहा जाता है। फजल अली आयोग से पृथक राज्य की मांग इन्होंने की थी। दोस्तों जो फजल अली आयोग बना था 1953 में, उसके पृथक राज्य की मांग उससे किसने की थी? पीसी जोशी ने की थी, ये भी सही है। और अगला बोल रहा है उत्तराखंड एकता मंच की स्थापना पीसी जोशी ने की थी, ये गलत है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से रूफ हार्वेस्टिंग का संबंध है। दोस्तों जो रूफ हार्वेस्टिंग का संबंध है निम्न में से किससे है? तो वो संबंधित है, जो रूफ हार्वेस्टिंग है आपकी, वो संबंधित है बरसाती पानी के संचय से। ऑप्शन बी, किससे? बरसाती पानी के संचय से। इसी से संबंधित एक और परियोजना राज्य में है चाल खाल परियोजना, जल के संचय से संबंधित है। ठीक है। जबकि भूमिगत जल के संचय से का काम कौन करता है? जो भूमिगत जल का संचय है वो कौन करता है? तो उसके लिए नौलों का विकास किया गया था। जो चंद काल में सर्वाधिक जिनका विकास हुआ वही है नौला, रुक्मणी नौला, पुनवा नौला, टोटा नौला, ठीक है, शेवा नाव नौला, ये सारे नौले उसी लिए इनका निर्माण किया गया था। अगला क्वेश्चन, पटवारी प्रशिक्षण संस्थान स्थित है। दोस्तों जो पटवारी प्रशिक्षण संस्थान है वो आपके अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। और अल्मोड़ा में तो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध, बहुत चीज़ें प्रसिद्ध हैं। नंबर 1, अगर मुख्य बिनसर वन्यजीव विहार कहाँ है? तो अल्मोड़ा में स्थित है। ठीक है। अगर पूछे विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला कहाँ है? तो वो भी आपके अल्मोड़ा में स्थित है। या पूछे उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड की स्थापना कहाँ की गई? उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड की स्थापना कहाँ की गई? तो वो भी आपके अल्मोड़ा में की गई 2004 में। ठीक है। भालू डैम अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा तो बहुत ही आपके अल्मोड़ा, नैनीताल और देहरादून, ये 3 तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इनमें से नैनीताल का एक हल्द्वानी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। दोस्तों फिर से सुमेलित करने के लिए, तिब्बत हिमालय, दोस्तों जो तिब्बत हिमालय है इसे ट्रांस हिमालय भी कहा जाता है। 2, हिमाद्री, हिमाद्री के नाम से या बर्फ का घर कहा जाता है महान हिमालय को। 1, शिवालिक श्रेणी को कहा जाता है शिवालिक या शिव का अलग, शिव की भौएं बाह्य हिमालय। ऑप्शन 4, और सैण क्षेत्र कहा जाता है, मैंने अभी बोला कुछ देर पहले क्वेश्चन आया, सैण एमसीटी में पाया जाता है। तो डी 3 इसका आंसर। तो 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3 ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस मंदिर के कपाट वर्ष में सिर्फ एक दिन के लिए खुलते हैं। दोस्तों वो कौन सा मंदिर है जिसके कपाट वर्ष में सिर्फ एक दिन के लिए खुलते हैं। तो दोस्तों वो मंदिर है आपका वंशी नारायण मंदिर। कौन सा है, वंशी नारायण मंदिर। और अगर पूछे वंशी नारायण मंदिर आपके कहाँ स्थित है, तो उर्गम घाटी में स्थित है। कहाँ पे है, उर्गम घाटी में स्थित है। और अगर पूछा जाए उर्गम घाटी कहाँ है, तो उर्गम घाटी आपके स्थित है चमोली जनपद में स्थित है। कहां पे है, चमोली जनपद में आपकी क्या है, उर्गम घाटी स्थित है। ठीक है। और दोस्तों ये वंशी नारायण मंदिर का जो एक दिन के लिए खुलता है वो कौन सा दिन है, अगर वो दिन पूछा जाए तो रक्षाबंधन को खुलता है। भाई बहन का त्योहार रक्षाबंधन को खुलता है। और दोस्तों रक्षाबंधन का त्योहार कब मनाया जाता है, आप मुझे कमेंट करें। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसके द्वारा झालीमाली देवी की पूजा पद्धति पांडुलिपि की खोज की गई। दोस्तों जो झालीमाली देवी की पूजा पद्धति की पांडुलिपि की जो खोज की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी, तो वो यशवंत सिंह कटोच, उत्तराखंड के प्रसिद्ध इतिहासकार यशवंत सिंह कटोच जी के द्वारा की गई थी झालीमाली देवी की पूजा पद्धति की पांडुलिपि की खोज। ठीक है। अगला क्वेश्चन, राज्य में शल्य चिकित्सा का प्राचीन नाम है। दोस्तों राज्य में जो शल्य चिकित्सा है प्राचीन समय में शल्य चिकित्सा को किस नाम से जाना जाता था, तो वो ततार के नाम से, ऑप्शन बी ततार के नाम से जाना जाता था। और भारत में शल्य चिकित्सा का जनक प्राचीन भारत में भारत शल्य चिकित्सा का विश्व जनक माना जाता है कि यहाँ पे शल्य चिकित्सा का जनक भारत में किसे माना जाता है, तो सुश्रुत को माना जाता है। और सुश्रुत के द्वारा ही लिखी गई पुस्तक है सुश्रुत संहिता। ठीक है, सुश्रुत संहिता इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। तो यानी इन सुश्रुत को क्या माना जाता है, भारत में शल्य चिकित्सा का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड उप खनिज नियमावली कब जारी की गई। दोस्तों जो उत्तराखंड उप खनिज नियमावली है वो किस वर्ष जारी की गई, तो वो 2023 में जारी की गई। कब की गई, 2023 में उत्तराखंड उप खनिज नियमावली जारी की गई। जबकि उत्तराखंड खनिज नियमावली कब हुई थी, 4 अप्रैल 2001 में जारी की गई। और इस खनन के कार्य में लगे लोगों के बच्चों की शिक्षा से संबंधित उत्तराखंड में एक योजना है देवभूमि मुस्कान योजना। ठीक है, मैंने पहले भी बोला था कि देवभूमि मुस्कान योजना का संबंध किससे है, खनन कार्य में लगे हुए लोगों के बच्चों की शिक्षा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, बालेश्वर मंदिर दान पात्र लेख के अनुसार कांचल देव के अधीन सामंतों की संख्या थी। जो कांचल देव का बालेश्वर मंदिर ताम्रपत्र प्राप्त हुआ उसके अनुसार कांचल देव के अधीन कितने सामंत राजा थे, तो दोस्तों यानी जो उसके अधीन कार्य करते थे, तो उसके अधीन कुल सामंतों की संख्या 10 थी, जिनमें से कहा जाता है कि 3 सामंत क्या थे, चंद वंश से संबंधित थे। ठीक है, कांचल देव ने उत्तराखंड पे कब आक्रमण किया था, 1223 में आक्रमण किया था। कब किया था, 1223 में आक्रमण किया था। और अगर किस वंश का था, तो मल्ल वंश से संबंधित था। महाजनपद काल अगर आपने हिस्ट्री में पढ़ा है तो एक मल्ल महाजनपद भी था जिसकी राजधानी कुशीनगर में थी, जहां पे भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। अंतिम उपदेश जहां पर भगवान बुद्ध ने अपना दिया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से गोविंद चातक की रचना है। दोस्तों निम्न में से जो गोविंद चातक जी की रचना कौन सी है, तो जंगली फूल है। अगर पूछा जाए जंगली फूल निम्न में से किसकी रचना है, तो गोविंद चातक की रचना है। जबकि चक्रचाल, भूम्याल और आखिरी गढ़ रचना जो है वो अबोध बहुगुणा की रचना है। अबोध बहुगुणा की रचना है। अबोध बहुगुणा का संबंध कहाँ से था, पौड़ी जनपद से संबंधित थे। ठीक है, चक्रचाल इनकी एक प्रसिद्ध एकांकी है और भूम्याल को गढ़वाली भाषा का प्रथम काव्य माना जाता है, भूम्याल को। ठीक है। अगला क्वेश्चन,
वन प्रबंधन अधिनियम 1982 के तहत राज्य में कितने पौधों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया है? दोस्तों, वन प्रबंधन अधिनियम 1982 के तहत राज्य में जो निर्यात पर रोक लगाई गई है 44 पौधों के निर्यात पर रोक लगाई गई है। कितनों के? 44 के निर्यात पर। जबकि इसी वन प्रबंधन अधिनियम के तहत 114 के क्या किया गया? 114 पौधों को प्रतिबंधित किया गया है। दोस्तों, जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? 1972 में। वन्य जीव संरक्षण 1972 में। वन संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 1980 में। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब हुआ? 1986 में। ये 3 अधिनियम पता नहीं कितने एग्जामों में पूछे गए हैं, इनको जरूर याद कर लो। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य की प्रथम कट ऑफ वॉल तकनीक वाली जल विद्युत परियोजना है। दोस्तों, राज्य की जो प्रथम कट ऑफ वॉल तकनीकी वाली जल विद्युत परियोजना है, वो परियोजना है आपकी धौली गंगा फेज 1 जल विद्युत परियोजना, कुमाऊं की। ठीक है, मुख्य रूप से राज्य की नहीं, कुमाऊं की प्रथम कट ऑफ वॉल तकनीक वाली जल विद्युत परियोजना है। ठीक है, और दोस्तों, कुमाऊं की प्रथम भूमिगत सुरंगों वाली जल विद्युत परियोजना कौन सी है? वो भी आपकी धौली गंगा फेज 1 जल विद्युत परियोजना है। ठीक है, कहां पे है ये? आपके पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। कहां पर? पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। और किस पर स्थित है? तो दोस्तों, पूर्वी धौली गंगा पर स्थित है। पूर्वी धौली गंगा पर स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तिक्सैन में तिक शब्द का अर्थ है। दोस्तों, जो तिक्सैन है, तिक्सैन में तिक शब्द का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है बर्फ। क्या होता है? बर्फ, जिसे हम स्थानीय भाषाओं में क्या कहते हैं? यूं भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यूं भी कहते हैं। और दोस्तों, एक चीज याद रखो, तिक्सैन प्राचीन नाम है किसका? मुनस्यारी का। किसका है? मुनस्यारी का प्राचीन नाम अगर पूछे क्या है, तो तिक्सैन मुनस्यारी का प्राचीन नाम है। ठीक है, तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर किया। अगले क्लास के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन ऑन कर दें। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।